हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बाड़मेर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन, जिसको हिंदी में श्वसन कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको जनरल अकाउंट्स के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो क्रियाओं से मिलकर के बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, जिसमें एक होता है फिजिकल प्रोसेसेस और दूसरा होता है बायोकेमिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब we can say in other words it is breathing, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल, इट इज़ ए कम्प्लीटली फिजिकल प्रोसेस। तो इसीलिए इसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड between the environment and the body of living beings. तो this process is known as breathing. कंप्लीटली ये फिजिकल प्रोसेस होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स एट सेलुलर लेवल, सेल्स के अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है। और किस लिए ऑक्सीडेशन होता है? टू लिबरेट द एनर्जी। एनर्जी लिबरेट होती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो इस प्रकार से श्वसन, रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ द टू प्रोसेसेस, और दोनों को मिला करके अगर हम बात करें सो वी कैन से रेस्पिरेशन इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच द एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो ये मैंने थोड़ा आपको एक डायग्राम समझाने के लिए बनाया है। इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड सेलुलर लेवल। तो से फॉर एग्जांपल दिस इज, ये ऑक्सीजन अपन रेस्पायर कर रहे हैं आउटसाइड से लंग्स के द्वारा, और जब लंग्स में ट्रेकिया के द्वारा ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? हाई होती है। और हाई होने से तो दिस इज, ये क्या मैंने आपको दिखाया, ये दिस इज ब्लड कैपिलरीज जो विच सराउंड दी लंग्स। उसके बाद क्या होता है, जब इसमें सराउंड में आएगी तब ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी। किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और जो हमने श्वसन लिया है, जो बाहर से ऑक्सीजन ली है, उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए डिफ्यूजन के द्वारा वो कैपिलरीज में चली जाती है। यहाँ पर ब्लड के अंदर वो चली जाएगी। ब्लड, उसके बाद ब्लड के बाद में वो कहाँ जाएगी? टिश्यू के अंदर जाती है। टिश्यू, रेस्पिरेशन एंड दी रिलीज ऑफ दी एनर्जी। तो जब यहाँ पर टिश्यू में जाएगी तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस कहाँ पर चली जाएगी? ब्लड के अंदर, और ये ब्लड के अंदर जाएगी, और ब्लड के द्वारा ये फिर वापस ट्रेकिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं चलती रहती हैं। तो दिस इज दी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड सेलुलर लेवल। ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नीड। रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्या है? रेस्पिरेशन की ज़रूरत ये है कि एवरी लिविंग बींग्स नीड एनर्जी फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अदरवाइज इट विल बी कोलैप्स्ड। कोई भी सिस्टम हो, चाहे लिविंग सिस्टम हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो, सब के लिए
एनर्जी इज मस्ट। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, वो एनर्जी चाहिए, किसी भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? दिस एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो फूड में ये केमिकल की फॉर्म में होती है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी विल बी लिबरेटेड। जैसे और आप ये इक्वेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे बताई है, आप देख सकते हो। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एट सेलुलर लेवल इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इट विल बी 6CO2 6H2O and the energy will be liberated in the form of the ATP. So about 38 molecules of the ATP will be produced. So we can say this is respiration is the catabolic reactions. Catabolic reactions का मतलब आप समझते हो, जिसमें एक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ब्रोकन होता है। तो ग्लूकोज यहाँ पर ब्रोकन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और एटीपी में। तो दिस इज दी नीड। तो नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से द डायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें जो इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है लिविंग बींग्स के। तो देयर इज ए डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बॉडी सेल एंड द ऑक्सीजन ऑफ वाटर, एंड देयर इज नो ब्लड। वहाँ पर कोई वाया मीडिया नहीं होता फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। तो इट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एरोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स। एक ग्रुप होता है, इसमें आते हैं अमीबा एंड मेटाजोन्स होते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इसके अंदर आता है स्पंजीज एंड सिलेंटेट्स। इन सभी में डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वायरमेंट की और एनिमल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। देयर इज नो मीडियम, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। तो सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती है। तो देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी सेल एंड द सराउंडिंग एयर और वाटर। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन से ये कहाँ पर मिलता है? इट इज फाउंड इन ए लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनिमल्स। द एनिमल्स हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये हायर एनिमल्स के अंदर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्किन इन एनिलिड्स, स्किन के द्वारा होता है, एंड एम्फीबियंस में भी, और ये गिल्स के द्वारा होता है इन मोस्ट ऑफ दी क्रस्टेशियंस। क्या है, एक आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है इनवर्टिब्रेट का, उसकी क्लास है। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे के सारे गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। मोलस्क के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, लार्वी, ऑल फिशेस एंड सम एम्फीबियंस में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। दूसरा लंग्स इन स्नेल, सम एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सभी में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती हैं इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर से। तो ये बिटवीन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द बॉडी सेल इज ब्रॉट अबाउट बाय द ब्लड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस काम के लिए ब्लड आवश्यक होता है, जो ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाता है और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्या होता है, ब्लड होता है। तो द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस अकर एट टू प्लेसेस। तो गैसेस दो जगह पर चेंज होती हैं, एक तो बाहर के इन्वायरमेंट से हमने रेस्पायर किया ट्रेकिया के द्वारा और उसको लंग्स में ले गए और लंग्स से ब्लड को देना और ब्लड फिर उसको लेकर के सेल्स में जाता है, वहाँ सेल्स में उसको डिफ्यूज करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर एट टू प्लेसेस, दैट इज वन एट द लेवल ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड द अदर एट द सेलुलर लेवल। दो तरह का होता है।
तीसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मस्ट, दिस रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये श्वसन नहीं होगा। और ये क्या काम करता है, भोजन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और रिलीज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी, और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। और जो एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं या रखते हैं उनको एरोब्स कहते हैं। और इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स फ्रॉम प्रोटोजोन्स टू मैमल्स, प्रोटोजोन से लगाकर और मैमल्स तक एनिमल्स इसको एरोबिक रेस्पिरेशन को रखते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने अभी आपको बताया द कंप्लीट कंबशन होता है, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होगा, ये इट सेलुलर लेवल इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। तो 6CO2, 6H2O और ATP 38 molecule of the ATP will be produced। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये नाम से पता लग गया, एरोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में ये होता है। और इसको हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इन द फूड is only partially oxidized, so only a part of energy about 5% is released, और जो बाकी जो एनर्जी होती है, रेस्ट ऑफ द एनर्जी रिमेन्स ट्रैप्ड इन द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, इंटरमीडिएट जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें संचित रहती है केमिकल्स की फॉर्म में। और ये कहाँ पर मिलता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, लाइक एनारोबिक बैक्टीरिया, ईस्ट सेल्स में ये मिलता है। तो दिस इज आल्सो फाउंड इन सर्टेन पैरासिटिक वॉर्म्स लाइक एस्केरिस एंड टीनिया, ये उनमें मिलता है। क्यों मिलता है उनमें, क्योंकि वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, मैन की इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो इन सभी एनिमल्स को जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रखते हैं उनको एनाएरोब्स कहते हैं, उनको एनाएरोब्स कहते हैं। और ये दो प्रकार की रिएक्शंस इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन होती है। एक तो यहाँ पर आप देख लीजिए ईस्ट सेल में, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्मेंटेशन, इसमें से फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज से इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज इथेनॉल, C2H5OH 2 मोलिक्यूल, और 2 मोलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर बनेगा। सेकेंड वन इज इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। इंटेस्टाइनल वॉर्म्स में मैंने अभी आपको बताया, चूंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर दिस इज द ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड, 2 मोलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनाएगा और एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और एनर्जी वहाँ पर निकलेगी। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये मैंने लिखा है मैन ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। जब ह्यूमन बींग्स हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब हैवी एक्सरसाइज बार बार जो स्केलेटन मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो देन देयर इज अ लेक ऑफ द ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से लैक्टिक एसिड वहाँ पर बनेगा। और जब वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनने से लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होगा, और एक्युमुलेशन से मसल्स जो हैं फैटिक हो जाएंगी। फैटिक होने से क्या होता है, आदमी थकान महसूस करता है। तो जब हैवी एक्सरसाइज होती है तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण से लैक्टिक एसिड बन जाता है, और वो लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा होने के बाद मसल्स को फैटिक कर देता है। तो दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज पुल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज। ये आपको पता होना चाहिए। इस क्रिया को स्पायरोमेट्री इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द चेंजिंग इन द वॉल्यूम, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स।
एंड द इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं इस काम के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर। और वो जो ग्राफ इसको शो करता है उस ग्राफ को बोलते हैं स्पायरोग्राम। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीवी। क्या बोलते हैं? टीवी, टाइडल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम ऑफ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, सांस लेना और सांस छोड़ना विद ईच नॉर्मल ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं नॉर्मल तरीके से तो सांस को अंदर जाना और सांस को छोड़ना नॉर्मल तरीके से, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये लगभग 500 ml इन नॉर्मल एडल्ट मैन होता है। और दिस वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज अप टू 4-5 टाइम्स ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करता है ये 4-5 गुने तक बढ़ जाता है। और ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है, यहाँ पर मैंने एक ये टेबल बनाई है, आप देख सकते हो। टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml होता है, तो दो भागों में हो जाता है, 350 ml और 150 ml। ये जो 150 ml है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे नेजल पैसेजेज, ट्रेकिया में रह जाता है, ये किसी काम नहीं आता है। और ये जो 350 जो ml इसमें 500 में से है, ये कहाँ पहुंचता है? लंग्स की एल्वोलाई में पहुंचता है, जो रेस्पिरेशन के काम में आता है। सेकंड IRV, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जब हम नॉर्मल तरीके से हमने सांस को अंदर लिया और उसके बाद हम जबरदस्ती फोर्सफुली हम सांस को अंदर लेते हैं, तो उस वॉल्यूम को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इट इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। इट इज अबाउट 2000 से 3000 ml तक ये होता है। नेक्स्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। तो इट इज द सम ऑफ द रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी का मतलब होता है कि हम अपने अंदर सांस को कितना खींच सकते हैं। एक तो नॉर्मल तरीके से हमने सांस खींचा, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, और एक उसकी टाइडल वॉल्यूम उसके बाद में जबरदस्ती हम सांस को अंदर ले रहे हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों को मिला करके टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV को मिला करके हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। फोर्थ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही हो गया। हम नॉर्मल तरीके से सांस को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और उसके बाद भी हम जबरदस्ती सांस को बाहर निकालें, तो वो जो जबरदस्ती हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर द एंड ऑफ द नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और जबरदस्ती सांस को बाहर निकालना, उस वॉल्यूम को ERV कहते हैं। और ये लगभग 1000 से 1500 ml तक। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड वाइटल कैपेसिटी, इसको V से 100 अपन करते हैं। तो इट मेजर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ए रेस्पिरेटरी साइकिल। एक श्वसन चक्र में जितने भी गैस, ऑक्सीजन या एयर को हम करते हैं उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इट इज द सम ऑफ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम जबरदस्ती सांस को बाहर निकालते हैं, जो नॉर्मल तरीके होता है, और जो जबरदस्ती सांस को हम अंदर लेते हैं। तो दैट इज वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन। In other words, it is the volume of air that can't be expelled from the lungs. It is about 1500 ml। मतलब जब हम नॉर्मल सांस हमने बाहर छोड़ा, उसके बाद हमने ज़बरदस्ती सांस को हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसके बाद जो हमारी लंग्स, जो एयर हमारे लंग्स में है उसको हम बाहर नहीं छोड़ सकते, जो वहीं पर रहेगी।
कांट बी एक्सपेल्ड, नहीं निकाल सकते, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और ये लगभग 1500 ml तक होता है। नेक्स्ट है फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, FRV। ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल सांस हमने छोड़ दिया, उसके बाद जितनी ऑक्सीजन, जितनी एयर वहाँ पर अंदर है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द टुगेदर रेजिडुअल एंड द एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। FRV दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे अंदर रह गया, और प्लस ERV जो हम जबरदस्ती सांस को बाहर निकालते हैं, वो हमारे अंदर, इसके अंदर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और 8th है टोटल लंग कैपेसिटी, और टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है जितनी भी कंप्लीट एयर को हम उसमें अपने लंग्स में रख सकते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, अधिक से अधिक सांस खींचना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो TLC टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल तरीके से, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जबरदस्ती सांस को अंदर लेना, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सांस को जबरदस्ती छोड़ना, और RV रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV एंड RV, ये सारी की सारी जो होती हैं, चारों को मिला करके टोटल लंग कैपेसिटी हम इसको कहते हैं। तो दिस इज ए ग्राफ, ये ग्राफ वेरियस पुल्मोनरी एयर्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। आप लंग्स इसकी सहायता से भी इसको समझ सकते हो। से फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, टोटल टाइडल वॉल्यूम, टाइडल का मतलब होता है नॉर्मल, ये दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। और इसके बाद सांस को जबरदस्ती लेना, IRV, राइट। तो ये IRV हो गया, और ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी, और दिस इज द कंप्लीट, ये सांस को छोड़ना, जबरदस्ती सांस को छोड़ना, ERV। और ये जो है, जो लंग्स के अंदर रहता है, हम जबरदस्ती भी नहीं छोड़ सकते, इसको RV रेजिडुअल वॉल्यूम हम कहते हैं। और दिस इज दिस वन, ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, दिस इज IRV, और दिस इज वो। तो ये सारा का सारा कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी के बाद में ये लास्ट में जो है क्या, टोटल लंग कैपेसिटी, जो मैंने सबसे लास्ट में बताया है, इसमें सारा का सारा आ जाता है क्या, टाइडल वॉल्यूम दैट इज IRV, दैट इज ERV, और दैट इज RV रेजिडुअल वॉल्यूम। चारों को मिला करके इसको बोलते हैं लंग कैपेसिटी। हम ग्राफ की सहायता से इसको समझा सकते हैं। तो ऑल पुल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज जितने भी मैंने आपको बताई, ये आर अबाउट 20 to 25% लेस इन वुमेन। फीमेल के अंदर ये 20 से 25% तक लेस होती है मेल के अपेक्षा। और एंड मोर इन लार्ज एंड एथलेटिक पर्सन्स, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें ये बहुत अधिक हो सकती है। किसकी अपेक्षा, स्मॉल एंड एस्थेनिक पर्सन्स। एस्थेनिक पर्सन्स जो थोड़ा कम रुचि रखता है खेलने में, थोड़ा कमज़ोर होता है, उनको एस्थेनिक पर्सन्स कहते हैं। तो इस प्रकार से दिस इज अबाउट ऑल इन दी जनरल अकाउंट ऑफ दी रेस्पिरेशन। मैं समझता हूँ ये आपके सब क्लियर हो गया होगा। नाउ थैंक यू वेरी मच।